हेलो नमस्कार है दोस्तों, कैसे क्या हो आप? ठीक हो या नहीं? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का सेशन अपना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सेशन के अंदर अपन करेंगे चर्चा महासागरों में जो लवणता पाई जाती है, उसकी विभिन्नता पाई जाती है, उसकी विभिन्नता के क्या कारण है उसकी चर्चा करेंगे। महासागरीय लवणता के नियंत्रक के कारण या कारक उसकी चर्चा करेंगे। अब जो थ्योरी होती, जो फैक्ट होते हैं, वो तो एक गंदी सी गंदी किताब में भी मिल जाएगा, या फिर यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, या फिर जो गूगल है अपना, ठीक है, उस पे भी मिल जाएगा। लेकिन जो बुक्स और यूट्यूब, जो बुक्स और गूगल में मिलेगा, वो आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाएगा, वो समझा नहीं पाएगा। समझाने के लिए या समझने के लिए तो हमारा सहारा लेना जरूरी होगा, हमारे को यहाँ पर खड़ा होना जरूरी होगा, क्योंकि हम कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ही यहाँ पर क्या है, खड़े हुए हैं। तो इसलिए मैं इस वीडियो के अंदर एक छोटी सी सारणी बताऊंगा, एक एक चीज कारणों के साथ पढ़ेंगे, कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा, एक एक चीज छोटी सी सारणी के माध्यम से बताऊंगा। आपको जो कारक बहुत बड़े हैं वो एक छोटी सी सारणी के माध्यम से आसानी से आप याद कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना न भूलें, स्किप नहीं करें, इस वीडियो को पूरा देखें। तो आइए चलते हैं अपन अपने मुद्दे की तरफ। अपन चर्चा कर रहे हैं आज महासागरों में लवणता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मतलब महासागरों में जो लवणता अलग अलग महासागरों में, आंतरिक सागरों में या खुले सागरों में अलग अलग पाई जाती है, उसके क्या कारण होते हैं, तो उनकी चर्चा करेंगे आज, ठीक है। महासागरों में या महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक, या फिर इसको कह सकते हैं लवणता की विभिन्नता, लवणता की विभिन्नता के कारक या कारण, या इसको कह सकते हैं अपन लवणता के नियंत्रक, नियंत्रक कारक, कुछ भी कह सकते हैं। तो कुछ ऐसे कारक बताए गए हैं, तो उसको सारणी के माध्यम से अपन क्या होंगे, पढ़ लेंगे। भाई किस कारक के द्वारा लवणता बढ़ती है या घटती है, ठीक है, उसकी चर्चा अपन इस वीडियो में करेंगे। तो पहला जो कारक है उसकी चर्चा करेंगे अपन, सूर्यताप व वाष्पीकरण। दूसरा है अक्षांश, तीसरा है वर्षण या वर्षा, चौथा है नदियों का आगमन, पांचवा है बर्फ का पिघलना या जमना, छठा है पवनों की दिशा, सातवां कारक है, बहुत से कारक, आपको बहुत कम कारक मिलेंगे, लेकिन मैं विस्तृत जानकारी गहराई तक इसमें बताऊंगा आपको। प्रचलित पवने, आठवां कारक है समुद्री जीव, नौवां कारक है समुद्री धाराएं, महासागरीय धाराएं, ठीक है। ये कारक है, ये टोटल कारक है, ठीक है। वायुदाबीय मंडल, इसको वायुमंडलीय दाब, ये 10 कारक हैं। आपको 2-4 कारक मिलेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर 10 कारक बताए गए। इन 10 कारकों को क्या करने थे, सारणी के माध्यम से अपन पढ़ते हैं इसको, ठीक है। अब ये सारणी मैंने बना दी, इसके अंदर बढ़ने के कारण, लवणता बढ़ने के कारण, पूरा ही लिख देता हूं मैं, लवणता बढ़ने के कारण या कारक, घटने के, लवणता घटने के कारक। अब इसमें कौन कौन से ऐसे कारक हैं, उनकी छटनी करनी है, कौन कौन से लवणता को बढ़ाते हैं, कौन कौन से लवणता को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो इस सारणी को समझने की कोशिश करना। सूर्यताप वाष्पीकरण क्या करता है, वाष्पीकरण
लवणता को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। और सूर्य ताप भी क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। वर्षा, वर्षा क्या करती है, कम करती है, वर्षा कम करती है, वर्षण, ठीक है। नदियों का आगमन, नदियों का आगमन क्या होता है, नदियां कम करती है लवणता को। नदियों का स्वच्छ जल, नदियों का आगमन, नदियों का आगमन। फिर है बर्फ का पिघलना और जमना। बर्फ का जो बर्फ जमेगा उसका क्या प्रभाव पड़ेगा लवणता पर, बर्फ का जमना, जबकि यहां हो जाएगा बर्फ का पिघलना, पिघलना, बर्फ का पिघलना। पवनों की दिशा, इसको छोड़ दो। प्रचलित पवने, पवने चाहे वो कोई भी हो, व्यापारिक पवने हो या फिर पछुआ पवने हो, वो भी क्या करती है, इसको प्रभावित करती है लवणता को। पवने, गर्म पवने होती है, ठंडी पवने, तो मैं यहाँ लिख देता हूं गर्म पवने क्या होगी, गर्म उष्ण पवने, गर्म, ऐसे लिख देता हूं। ठंडी पवने क्या करती है, कम करने का काम करती है लवणता को, ठीक है, ठंडी पवने। फिर चलते हैं समुद्री जीव। समुद्री जीव क्या करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। समुद्री जीव क्या करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती है, ठंडी जल धाराएं और गर्म जल धाराएं। गर्म जल धाराएं क्या होती है, बढ़ाने का काम करती है, तो ठंडी क्या करती है, घटाने का काम करती है। गर्म धाराएं, गर्म धाराएं क्या करती है, लवणता को बढ़ाती है। ठंडी धाराएं क्या करती है, लवणता को क्या करती है, घटाती है। ठंडा जल या फिर ठंडी पवने क्या करती है, लवणता को कम करती है। गर्म जल और गर्म जो पवने होती है वो क्या करती है, समुद्री जीव। तो गर्म धाराएं और गर्म पवने क्या करती है, लवणता को बढ़ाने का काम करती है। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब क्या करता है, उच्च वायुमंडलीय जब दाब होता है, निम्न वायुमंडलीय दाब तो क्या करता है, लवणता को बढ़ाता है। निम्न वायुमंडलीय दाब, जबकि उच्च वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब क्या करता है, इस पर लवणता पर प्रभाव डालता है। तो ये हो गई अपनी जो है सारणी। अब इनकी एक एक की क्या करेंगे चर्चा। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट पे लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कारक हो गए, इनकी अपने छटनी कर दी। ये कैसे बढ़ाते हैं, कैसे घटाते हैं, उसकी चर्चा अब अपन करेंगे इसके अंदर आगे वीडियो में। अब चलते हैं अपन, अक्षांश भी है। अक्षांश क्या करते हैं, लवणता को अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग लवणता पाई जाती है। अलग अलग अक्षांशों पर लवणता बढ़ती है, घटती है, उसकी चर्चा अपन आगे वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है। बहुत गहराई तक आप मैटर दिया गया है इसके अंदर। आपको फर्स्ट ग्रेड यूपीएससी आरएस के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ से पूछे भी जाते हैं, ठीक है। यूपीएससी जैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछती है यहाँ पे, ठीक है, उसकी भी चर्चा यहाँ पर की जाएगी। अब देखिए एक एक की चर्चा करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, इनके आधार पर चर्चा करेंगे अपन। ये तो सारणी हो गई, लवणता को कैसे बढ़ाएंगे कैसे घटाएंगे उसकी चर्चा अपन क्या करेंगे अब कर लेते हैं वीडियो के अंदर आगे। सूर्य ताप और वाष्पीकरण। सूर्य ताप कैसे प्रभावित करता है। ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है और ये है अपनी कर्क रेखा 23.5 और इधर है मकर रेखा। यहाँ पर है मकर, यहाँ है भूमध्य, ये तो आपको सामान्य जानकारी है। ये है कर्क रेखा, ठीक है। ये 23.5 डिग्री पर है, ये 0 डिग्री पर है, ये 23.5 डिग्री पर है, ठीक है। अब यहाँ सूर्य क्या होता है, सूर्य यहाँ पर इस पर सीधा चमकता है। कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर। लंबे समय तक वर्ष पर क्या होता है, भूमध्य रेखा पर सूर्य ताप क्या होता है ज्यादा, क्योंकि इसका
प्रभाव ज्यादा पड़ता है सूर्य ताप यहाँ पर भूमध्य रेखा पर। तो इन क्षेत्रों में क्या होता है, तापमान क्या होता है, अधिक होता है, ताप अधिक होगा इन क्षेत्रों में। ठीक है, यहाँ इसकी बात की जा रही सूर्य ताप और वाष्पीकरण की बात। अब देखिए दोनों को, अरे अक्षांश, इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे अपन। ठीक है, एक चीज के साथ क्लियर कर लेंगे। अब ताप बढ़ेगा कहां पर, भूमध्य रेखा पर। ताप क्या होगा, बढ़ेगा। मैं यहाँ दो चीज बता देता हूँ आपको। जब मैं ये बताऊंगा कि ये निशान रहेगा तो ये ताप को या वर्षा को या वाष्पीकरण को बढ़ने का संकेत देगा, और जो ये वाला होगा नीचे की तरफ होगा तीर का निशान, ये घटने के लिए बताएगा कि कोई चीज घट रही है और ये बढ़ रही है। अब ये ताप क्या है, बढ़ रहा है, ताप बढ़ेगा तो वाष्पीकरण भी क्या होगा, ज्यादा होगा। वाष्पीकरण भी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि तापमान और वाष्पीकरण और घनत्व में गहरा संबंध पाया जाता है। ताप अधिक तो वाष्पीकरण अधिक, ताप कम तो वाष्पीकरण कम। क्योंकि ताप अधिक होगा तो जल गर्म होगा और वाष्प के रूप में बदलकर क्या होगा, वायुमंडल में जाएगा। ठीक है, तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा। वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो लवणता भी क्या होगी, लवणता भी क्या होगी, लवणता कम होगी। लवणता यहाँ पर क्या होगी, कम होगी। देखिए यहाँ पर लवणता ज्यादा पाई जानी चाहिए, लेकिन इसका कारण है जिसकी चर्चा मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा आगे करूंगा, दोनों की एक साथ। दूसरा यहाँ पर अक्षांश की बात कर लेते हैं। ठीक है, अक्षांशों की, ये अक्षांश है, यहाँ लवणता क्या पाई जाती है, कम। जबकि ये क्या है 23.5 डिग्री जो अक्षांश है, इन अक्षांशों पर लवणता क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। इसका कारण क्या है, यहाँ पर भी सूर्य की किरणें क्या लंबे समय तक सीधी पड़ती, यहाँ पर भी क्या होता है, ताप ज्यादा होता है, सूर्य ताप ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ ताप क्या है, सूर्य ताप अधिक, अधिक तो वाष्पीकरण भी क्या होगा, वाष्पीकरण भी क्या होगा, अधिक होगा। वाष्पीकरण भी क्या होगा, अधिक होगा। तो अधिक होगा तो लवणता भी क्या होगी, अधिक होगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं बीच में डाल देता हूँ, यहाँ पे वर्षा क्या होगी, यहाँ पर वर्षा क्या होगी, अधिक होगी। वर्षा अधिक होगी तो स्वच्छ जल की आपूर्ति होगी, क्या होगी, स्वच्छ जल की क्या होगी, स्वच्छ जल की क्या होगी, आपूर्ति होगी। स्वच्छ जल की क्या होगी, आपूर्ति। स्वच्छ जल की आपूर्ति होगी तो वो स्वच्छ जल कहाँ पर जाएगा, समुद्रों में जाएगा। समुद्रों में जाएगा तो उस स्थान की लवणता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लवणता क्या हो जाएगी, लवणता कम हो जाएगी। लवणता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ क्या है, ताप ज्यादा पड़ता है लेकिन यहाँ लवणता कम क्यों पाई जाती है, इसका कारण आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा था कि कारणों के साथ अपन चर्चा करेंगे। यहाँ लवणता कम पाई जाती है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, लेकिन इसका कारण क्या है, कंसेप्चुअल ऐसे तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। जब आपको अगर कारण याद होगा, यूपीएससी पूछती है यहाँ पर भूमध्य रेखीय क्षेत्र में लवणता अधिक तापमान होने के कारण, अधिक वाष्पीकरण होने के बावजूद भी यहाँ लवणता कम पाई जाती है। इसका कारण क्या है, अगर आपको कारण पता होगा तो आप आसानी से उसका आंसर फटाफट दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, वाष्पीकरण तो होता है, जल का वाष्पीकरण, लेकिन जितना वाष्पीकरण होता है कहीं न कहीं उससे अधिक तुलना में क्या होता है, वर्षा होती है। यहाँ पर रोज बारिश होती है, यहाँ पर भूमध्य रेखीय क्षेत्र में वर्षा की अधिकता होती है। वर्षा की अधिकता होने के कारण स्वच्छ जल नदियों में आकर क्या हो जाता है, मिल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, लवणता की मात्रा कम हो जाती है। नदियों, इसका समझ में आएगा कंसेप्ट जब नदियों के बारे में अगर पढ़ेंगे, वर्षा के बारे में, तब और अच्छे तरीके से समझ लेना। वहां पे वाष्पीकरण क्या होता है, यहाँ पर ज्यादा, ताप ज्यादा, वाष्पीकरण ज्यादा, लेकिन यहाँ क्या होता है, वर्षा की कमी पाई जाती है। वर्षा का क्या होता है, अभाव। वर्षा क्या होती है, कम। वर्षा कम होगी, ठीक है, तो वहाँ स्वच्छ जल नहीं आएगा, स्वच्छ जल नहीं आएगा, नहीं आएगा तो लवणता क्या हो जाएगी, यहाँ पर लवणता क्या हो जाएगी, लवणता बढ़ जाएगी। कहाँ पर, मध्य अक्षांशों में, अयनवर्ती अक्षांशों में जो ये पाए जाते हैं 23 डिग्री 30 डिग्री आसपास के जो ये अक्षांश होते हैं, इन अक्षांशों को कहते हैं अयनवर्ती अक्षांश भी कहते हैं। तो इन अक्षांशों पर लवणता क्या हो जाएगी,
बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ पर ये हो गए तापमान और वाष्पीकरण के आधार पर और अक्षांशों के आधार पर। तो ये लवणता क्या है? प्रभावित होती है। यहाँ लवणता अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग पाई जाती है। यहाँ लवणता क्या होती है? कम पाई जाती है। पूछे कारण, यहाँ अधिक वाष्पीकरण होता है, ठीक है, लेकिन वर्षा अधिक हो जाती है। वर्षा अधिक होने की वजह से क्या होता है? यहाँ पर स्वच्छ जल आ जाता है। स्वच्छ जल क्या कर देता है? लवणता को कम करता है। तो मैंने बताया था ना, ये तो वाष्पीकरण सूर्यताप क्या करता है? लवणता को बढ़ा रहा है। लेकिन क्या है? वाष्पीकरण, ये वर्षा क्या कर रही है? वर्षा देखो लवणता को क्या कर रही है? स्वच्छ जल की आपूर्ति। और ये वर्षा क्या कर रही है? लवणता को कम कर रही है, कम करने का काम कर रही है। यहाँ लवणता अधिक पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है, और इधर भी क्या पाई जाती है? लवणता अधिक पाई जाती है। यहाँ पर भी अधिक पाई जाती है। कारण मैंने बता दिया, यहाँ वर्षा होती है, यहाँ वर्षा का अभाव होता है, ठीक है, यहाँ वर्षा का क्या होता है? अभाव। अब अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग लवणता पाई जाती है। यहाँ पर भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर लवणता अलग पाई जाती है, यहाँ लवणता अलग, और यहाँ पर लवणता क्या पाई जाती है? अलग अलग लवणता पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछूं मैं, किन अक्षांशों के मध्य सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? किन अक्षांशों के मध्य सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो है सर्वाधिक लवणता अक्षांशों की बात की जा रही है, ठीक है। क्वेश्चन समझना, किन अक्षांशों के मध्य सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? ऐसा पूछे तो 20 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के मध्य क्या पाई जाती है? नॉर्थ अक्षांशों के मध्य सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। या फिर ऐसे पूछे उत्तरी गोलार्ध में किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है? तो भी उत्तरी गोलार्ध की बात है यहाँ पर, ठीक है। 23 डिग्री, 23 यहाँ से 20 से 40 डिग्री, 20 से 40 डिग्री इन अक्षांशों में पाई जाती है। जबकि बात करें दक्षिण गोलार्ध की, यहाँ दक्षिण गोलार्ध के अंदर किन अक्षांशों के मध्य सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो दक्षिण गोलार्ध की अगर पूछें तो आपको बताना है 10 डिग्री साउथ अक्षांश से, ठीक है, 30 डिग्री साउथ अक्षांश के मध्य क्या पाई जाती है? सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, ठीक है, जिसका कारण आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर ध्यान रखना। इससे संबंधित मैं क्वेश्चनों की चर्चा करूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं यूपीएससी में पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चन बना के मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक को पूरा होने के बाद, उसमें देखना उन क्वेश्चनों को। मैं यहाँ चर्चा, ज्यादा क्वेश्चनों की चर्चा नहीं करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज और है, ठीक है, यहाँ बता देता हूं। ये ध्रुवीय जो अक्षांश होते हैं, यहाँ लवणता बताइए कम होगी या लवणता ज्यादा होगी? यहाँ लवणता क्या है? कम होगी। यहाँ पर क्या है? लवणता कम होगी। कारण क्या है? यहाँ पर कारण क्या है? यहाँ वाष्पीकरण, यह ठंडे क्षेत्र है, तापमान कम है, वाष्पीकरण कम होता है वाष्पीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? लवणता कम पाई जाती है। अब एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर अक्षांशीय वितरण के आधार पर लवणता के 4 मंडल बताए गए हैं। क्या, कितने मंडल बताए गए हैं? अक्षांशीय वितरण के आधार पर, अक्षांशीय वितरण के आधार पर लवणता के 4 मंडल बताए गए हैं। 4 मंडल बताए गए हैं। वो मंडल कौन कौन से हैं जिसकी चर्चा मैं इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। पहला मंडल है भूमध्य रेखीय। पहला मंडल है भूमध्य रेखीय। दोस्तों ये चीज आपको YouTube पर या Google पर कहीं पे भी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो को पूरा देखे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। आपको यहाँ पर बहुत ही डीप ज्ञान मिलेगा। भूमध्य रेखीय क्षेत्र का कम लवणता
का मंडल, ठीक है। दूसरा कौन सा है, दूसरा है अपने अयनवर्तीय, अयनवर्तीय, दूसरा है अयनवर्तीय, अयनवर्तीय अधिक लवणता का, अधिक लवणता का मंडल, मंडल, ठीक है। तीसरा है अपना शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय कम लवणता का मंडल, ठीक है। बात करेंगे चौथा है ध्रुवीय, ध्रुवीय व उपध्रुवीय, उपध्रुवीय न्यून या न्यूनतम, न्यूनतम लवणता का मंडल, ठीक है। ये 4 मंडल बताए गए, ठीक है। ये यूपीएससी के लेवल का है। ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र का कम लवणता का क्षेत्र, यहाँ पर मैंने बताया था कि कम लवणता पाई जाती है। यहाँ पर क्या पाई जाती है, कम लवणता पाई जाती है। यहाँ पर क्या, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में कम लवणता पाई जाती है। जो अयनवर्ती अक्षांश मैंने बताया था, यहाँ 30 डिग्री 40 डिग्री, ये कर्क रेखा मकर रेखा के आसपास के जो अक्षांश पाए जाते हैं वो होते हैं अयनवर्तीय, अयनवर्तीय, अयनवर्तीय अक्षांश होते हैं। इन अक्षांशों में लवणता क्या है, ज्यादा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, लवणता ज्यादा पाई जाती है, इधर भी ज्यादा पाई जाएगी। अब तीसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय कम लवणता का क्षेत्र और ध्रुवीय और उपध्रुवीय। ये ध्रुवीय क्षेत्र है और इससे यहाँ 65-66 डिग्री के आसपास है, ठीक है। यह है उपध्रुवीय क्षेत्र। और जो शीतोष्ण कटिबंध है 23 डिग्री के बाद से लेकर 60 डिग्री तक 66 डिग्री के बीच का जो एरिया है वो कटिबंधीय एरिया है, वो होता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो उनमें भी कम लवणता पाई जाती है। समझ में नहीं आया तो यहाँ समझ लीजिएगा छोटे से रूप में। ये भूमध्य रेखा है, ये है कटिबंधों की बात कर रहा हूं मैं। कटिबंध आपको याद होंगे या ध्यान होगा, अगर नहीं है तो यहाँ देख लीजिए। ये 66.5 डिग्री है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं, छोटा है ना। ये ध्रुवीय क्षेत्र हो गया, ये ध्रुवीय क्षेत्र, ये भूमध्य रेखीय, ये कर्क रेखीय अयनवर्तीय है। ये है अपना 66.5 डिग्री आर्कटिक और 66.5 डिग्री अंटार्कटिक। ये ताप कटिबंध है, ताप जोन है, ये ध्रुवीय। और ये वाला जो है निम्न ध्रुवीय क्षेत्र रह गया। निम्न ध्रुवीय क्षेत्र जो रेड पेन से है वो निम्न ध्रुवीय क्षेत्र है, ठीक है। इसके मध्य पाया जाता है, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। लेकिन जो बचा है यहाँ पे जो कर्क रेखा या 23.5 से 66 डिग्री ये पाया जाता है। जो ये वाला एरिया होता है ना, इसको कहते हैं अपन शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो यहाँ लवणता ज्यादा, यहाँ लवणता भूमध्य रेखीय क्षेत्र में लवणता कम, यहाँ पे कम लवणता पाई जाती है, यहाँ ज्यादा लवणता पाई जाती है। कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास अयनवर्तीय अक्षांश होते हैं, जबकि भूमध्य रेखा के पास लवणता पाई जाती है 34, ठीक है। यहाँ 35 पाई जाती है, यहाँ पर 36, ठीक है। अब यहाँ शीतोष्ण और ध्रुवीय और निम्न यहाँ पर कम लवणता पाई जाती है। उसका कारण क्या है उसकी चर्चा तो अपन आगे करेंगे पर, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। अब बात करेंगे वर्षा की। बात क्या करेंगे, वर्षा की। वर्षा क्या करती है, कैसे प्रभावित करती है लवणता को, ठीक है। वर्षा होगी, ठीक है, किसी भी अक्षांश पर। ये देख लीजिए भूमध्य रेखा है, इन क्षेत्रों में क्या है, व्यापारिक पवनें चलती है। व्यापारिक पवनें क्या करती है, यहाँ भूमध्य रेखा क्षेत्र है, स्तैकीय क्षेत्र, इन क्षेत्रों में क्या करती है, आर्द्र पवनें लाती है। यहाँ सवैनीय वर्षा की अधिकता होती है, जिसके कारण यहाँ पर वर्षा का जल क्या होता है, नदियों में आ जाता है। नदियों में क्या होता है,
नदियों के माध्यम से वर्षा का जल आता है, जिसके कारण क्या होता है, लवणता कम हो जाती है। और एक टब लेंगे, टब के अंदर नमक डाल दिया, उसके अंदर आधा भर दिया स्पून, ठीक है, उसमें लवण डाल दिया, जल डाल दिया आधा, लेकिन उसमें ऊपर से अगर स्वच्छ जल डालेंगे तो वो लवणता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, खारापन क्या हो जाएगा उसका, कम हो जाएगा खारापन। तो वर्षा का जल भी क्या करता है, लवणता को कम करता है। नदियों का आगमन भी क्या करता है, लवणता को क्या करता है, कम करता है। कैसे करता है, वही चीज, कोई ये समुद्र है, इस समुद्र में ये नदियां आके गिर रही है, नदियों का जल क्या होगा, स्वच्छ होगा, मीठा होगा, क्या होगा, मीठा व स्वच्छ जल होगा। जब स्वच्छ जल यहाँ नदी के मुहाने पर जो तटीय क्षेत्र होते हैं, समुद्रों के जो तटीय क्षेत्र होते हैं, तटीय क्षेत्रों के सतही जल क्या होता है, बिल्कुल कम लवणता का जल होता है, या लवणता क्या होती है, कम पाई जाती है। यहाँ पे नदियों के मुहाने पर, मुहाना कहते हैं जहाँ नदी समुद्र में मिलती है जिस स्थान पर, तो उसको कहते हैं, ये नदी यहाँ पर मिल रही है समुद्र में, इसको कहते हैं नदी का मुहाना कहते हैं, इसको नदी का क्या कहते हैं, मुहाना। तो यहाँ लवणता क्या हो जाएगी, स्वच्छ जल की आपूर्ति के कारण लवणता क्या हो जाएगी, ये लवण लेके आएगी, लेकिन इसमें जो लवण थे वो लवण क्या हो जाएंगे, नीचे संचित हो जाएंगे, और ऊपर क्या है, सतही जल की बात की जा रही है। गहराई में तो नमक है, लेकिन सतही जल होगा तटीय क्षेत्रों का, वो नदियों के जल के माध्यम से क्या होगा, प्रभावित होगा। तो ये लवणता को कम करती है। बर्फ का पिघलना और बर्फ का जमना, ये भी क्या करते हैं, लवणता को प्रभावित करते हैं। वो कैसे करते हैं, जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, उन ध्रुवीय क्षेत्रों में जब बर्फ पिघलेगी तो जल क्या होगा, मीठा जल पानी आएगा, तो वो लवणता को क्या करेगा, कम कर देगा, लवणता को क्या कर देगा, कम कर देगा। जब बर्फ अगर होगा वो जम जाएगा, ठीक है, हिम के रूप में जम जाएगा, तो जल तो जम जाएगा, लेकिन वो लवण क्या रहेंगे, वहां विद्यमान रहेंगे। इसके कारण क्या होता है, लवणता प्रभावित होती है। लवणता क्या होती है, बढ़ जाती है। पवनों की दिशा क्या है, ये समुद्री जल की सतह है। यहाँ पर जो पवने चलेगी, वो पवने क्या होगी, तीव्र गति से चलेगी, तो यहाँ से जल का भी क्या करेगी, जल को संचित करके रह जाएगी, जल का भी क्या होगा, प्रवाह होने लगेगा। तो यहाँ से होगा तो लवणता यहाँ पर कम हो जाएगी, यहाँ का लवण क्या करेगी, इस स्थान पर क्या कर देगी, इकट्ठा कर देगी, तो यहाँ लवणता ज्यादा हो जाएगी। जहाँ से लेके जा रही है लवण ये पदार्थ, वहाँ कम हो जाएगा। बात करते हैं प्रचलित जो पवने होती है, चाहे व्यापारिक पवने हो, चाहे वो कौन सी पवने हो, पछुआ पवने, वो क्या करती है, लवणता को गहराई से मतलब बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। अब देखिए प्रचलित पवने कैसे, अब जो गर्म पवने होती है ना, गर्म पवने ग्रीष्म ऋतु में, उष्ण पवने होती है, वो गर्मी है ना, इसकी बात करें ग्रीष्म ऋतु में और शीत ऋतु में। अब जो ग्रीष्म पवने होगी, ये तो शीत पवने और उष्ण पवने, ये तीव्रगामी होगी, तीव्रगामी तेज गति से चलेगी। ये क्या होगी, आर्द्र पवने होगी और मंद गति से चलेगी, मंद गति से चलेगी और तीव्र गति से चलेगी। ये जल है, ठीक है, समुद्र का, यहाँ जल है। यहाँ अगर उष्ण पवने चलेगी तो ये क्या होगी, जल का वाष्पीकरण करेगी, जल का वाष्पीकरण हो करेगी तो क्या होगी, लवणता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये लवणता पर क्या प्रभाव डालती है, लवणता क्या होती है, बढ़ जाती है। जब इससे लवणता क्या होती है, लवणता कम हो जाती है। किसके कारण, शीत ऋतु में जो चलने वाली शीत आर्द्र पवने होती है, या फिर कह सकते हैं व्यापारिक पवने। कौन सी पवने, ये अपना है, ये अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका इधर है, अपना यूरोप है, ठीक है, या फिर ये इधर अफ्रीका है, यहाँ पर भूमध्य रेखा है, यहाँ चलेगी। व्यापारिक पवने क्या करती है, व्यापारिक पवने यहाँ चलेगी, ठीक है। व्यापारिक पवने पश्चिमी तटों के नमक को कहां पर ले जाके कर देगी, इकट्ठा, कहां पर करेगी, पूर्वी तटों पर क्या कर देती है, इकट्ठा कर देती है, जबकि पश्चिमी जो तट होते हैं वहां की लवणता को कम कर देती है। यही कारण है, यहाँ जो अमेरिका मेक्सिको की खाड़ी है, मेक्सिको की खाड़ी, मेक्सिको
मेक्सिको की खाड़ी। इस मेक्सिको खाड़ी में क्या होता है, लवणता की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, और वो लवणता की मात्रा पाई जाती है 33 से 37 के आसपास पाई जाती है। यहाँ नमक इकट्ठा कर देती है। जबकि पछुआ पवनी क्या करती है, पछुआ पवनी क्या करती है, इसके विपरीत प्रभाव डालती है। ठीक है, पछुआ पवनी क्या करती है, पश्चिमी दिशा से क्या करती है, यहाँ जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट होते हैं, वहां से क्या करती है, नमक को उठाती है और कहां पर ले जाके जमा कर देती है, पूर्वी तटों पर जमा कर देती है। तो यही तो कारण है जो गल्फ स्ट्रीम की है, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा है वो गर्म जलधारा है, और वो नॉर्वे के तट पर, नॉर्वे के तट पर, यूरोप के पश्चिमी तट पर क्या कर देती है, लवणता को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। ठीक है, बढ़ा देती है पूर्वी तट पर। पश्चिम से क्या होता है, यहाँ सॉरी इसके पश्चिम तट पर लवणता बढ़ा देती है, जबकि क्या है, पूर्वी तटों से लवणता को लाती है, पूर्वी तटों पर लवणता को कम। ये धारा यहाँ से चलेगी, ये पश्चिम जो पछुआ पवनी थे उनके प्रभाव से चलेगी। ठीक है, तो यहाँ से लवण को उठाएगी और लवण को ले जाकर यहाँ पर क्या कर देगी, जमा कर देगी। तो ये पश्चिमी तट हो गया, ठीक है, यूरोप का, और ये उत्तरी अमेरिका है, उसका पूर्वी तट यहाँ से उठा के यहाँ जमा कर देगी। तो ये प्रभाव डालती है प्रचलित पवनें। बात करते हैं महासागरीय धाराएं। तो महासागरीय धाराएं और ये प्रचलित पवनें, ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरीके से। धाराएं दो प्रकार की होती है, ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा। अब ठंडी जलधारा होगी, लवणता को कम करेगी, जबकि अब ठंडी गर्म जलधारा होगी, गर्म जलधारा होगी उष्ण कटिबंधीय, मतलब वहां ताप क्या होगा, ज्यादा होगा, ताप ज्यादा होगा, तो वाष्पीकरण भी क्या होगा, वाष्पीकरण भी क्या होगा, ज्यादा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो क्या होगा, लवणता क्या होगी, बढ़ जाएगी। जबकि शीत, जो ठंडी पवनें होती है, शीत सॉरी ठंडी शीत धाराएं होती है ना, धाराएं, इसके क्या करती है, ताप क्या होता है, कम। ठीक है, तो वाष्पीकरण भी क्या होता है, कम होता है, तो लवणता भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, यही कारण है गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा होती है जो यूरोप के पश्चिमी तट पर लवणता को बढ़ा देती है, जबकि यही कारण होता है जो लेब्राडोर की ठंडी जलधारा होती है उत्तरी अमेरिका के उत्तरी और पूर्वी तट पर क्या कर देती है, लवणता को क्या करती है, कम कर देती है। क्यों? क्योंकि वहां पर बर्फ का पिघला हुआ जो हिम पिघल कर आते हैं वो लवणता को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जबकि लवणता को क्या करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। बात करते हैं समुद्री जीव, बात करते हैं समुद्री जीव। उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंदर क्या प्रभाव डालते हैं ये समुद्री जीव, क्या प्रभाव डालते हैं, आप बताने की कृपा करें। भाई इस वीडियो लंबा होता जा रहा है, तो मैं अब इसकी चर्चा हल्के रूप में भी करें तो भी अच्छा नहीं लगता है। तो वीडियो लंबा हो रहा है तो होने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो इस वीडियो को बिल्कुल पूरा देखेंगे, कंसेप्ट क्लियर करना होगा। तो जो नहीं पढ़ने वाले होते वो स्किप करके देखेंगे वीडियो को, ठीक है। अब समुद्री जीव, कौन से जीव, समुद्री जीव, ये कैसे प्रभाव डालते हैं लवणता पर। आपने देखा होगा एक उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंदर एक सागर है जिसका नाम है सारगेसो सागर। क्या है? सारगेसो सागर। या फिर जो है अपना कोरल पाए जाते हैं, कोरल जहाँ सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। सारगेसो क्या है? एक प्रकार के क्या है, शैवाल है, इनकी अधिकता पाई जाती है यहाँ पर, ठीक है, सारगेसो सागर में, ठीक है। तो यहाँ लवणता क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है, और वो लवणता पाई जाती है 37 ग्राम पाई जाती है प्रति 37 ग्राम पाई जाती है। यहाँ इतनी लवणता क्यों पाई जाती है, उसका कारण है यहाँ पे जीव पाए जाते हैं सर्वाधिक समुद्री जीव। जब वो समुद्री जीव क्या होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, मृत होते हैं, तो वो क्या होता है, उनका अपघटन होता है और वो क्या करते हैं, लवणीय मात्रा में बदल जाते हैं। वो किस में बदल जाते हैं, लवणीय बदल पदार्थों में बदल जाते हैं, ठीक है। इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है क्योंकि यहाँ पर घुलने के लिए, यहाँ पर घुलने के लिए रासायनिक, घुलने के लिए
रासायनिक पदार्थों की अधिकता होती है, पदार्थों की अधिकता होती है, जिसके कारण यह मर्द जीव क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थों के कारण घुलकर क्या होते हैं, नमक के रूप में बदल जाते हैं। इसीलिए यहाँ सार्गेसु सागर के अंदर सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी पाई जाती है। ठीक है, दूसरा कारण यहाँ पर क्या है, जो ये सार्गेसु सागर के तीन जो चारों तरफ जो जल धाराएं बहती है, गल्फ स्ट्रीम और जो उत्तरी विश्वत रेखीय अटलांटिक धारा और कन्नारी धारा, ये बहती है, तो इसके बीच का जो क्षेत्र होता है, जो जल होता है वो शांत होता है। शांत होने के कारण जो चारों तरफ का जो जल है महासागर का, उस जल के साथ उसका मिलन नहीं हो पाता है, जिसके कारण वहाँ जो मर्द जीव होते हैं, जो लवणता है इसके चारों ओर जल होता है, उस जल के साथ वो मिश्रित नहीं हो पाती है, जिसके कारण इस सागर की लवणता बढ़ जाती है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, वायुमंडलीय दाब लवणता पर क्या प्रभाव डालता है, उसकी चर्चा करेंगे। तो आप बताएं, वायुमंडलीय दाब अगर अधिक होगा तो लवणता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। अब दाब, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, उच्च दाब होता है, एक होता है निम्न दाब, एक क्या होता है, निम्न दाब होता है। ठीक है, उच्च दाब होगा तो क्या होगा, वाष्पीकरण क्या होगा, वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा, वाष्पीकरण कम होगा तो लवणता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लवणता क्या होगी, कम। उच्च वायुदाब होगा तो लवणता कम होगी, निम्न वायुदाब होगा तो वाष्पीकरण क्या होगा, वाष्पीकरण क्या होगा, ज्यादा होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो लवणता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लवणता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, यहाँ ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, तापमान कम पाया जाता है, तापमान क्या पाया जाता है, या कम। यहाँ क्या होता है, ताप कम पाया जाएगा। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र है, इन ध्रुवीय क्षेत्र में ताप कम, तो वाष्पीकरण भी क्या होगा, यहाँ कम होता है तो लवणता क्या होती है, यहाँ पर लवणता कम होती है। जबकि जो अयनवर्तीय जो होते हैं, अयनवर्ती अक्षांश होते हैं, अयनवर्ती अक्षांश, उन अक्षांशों पर क्या होता है, इन क्षेत्रों में क्या होता है, निम्न वायुदाब पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इसकी तुलना में निम्न वायुदाब पाया जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर निम्न वायुदाब के कारण क्या होता है, यहाँ पर वाष्पीकरण, ताप ज्यादा होगा, यहाँ ताप क्या होगा, ताप अधिक होगा तो वाष्पीकरण क्या होगा, वाष्पीकरण अधिक होगा। वायुदाब क्या होगा, वायुदाब कम होगा, यहाँ पर वायुदाब क्या होगा, कम। वाष्पीकरण क्या होगा, ज्यादा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो लवणता भी क्या हो जाएगी, लवणता अधिक हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो ये हो गए अपने, वीडियो कंप्लीट होता है तो वीडियो को